जय भीम नवोदय। अभी आज का जो मेन कंसेप्ट है उसको मेन कंसेप्ट देने के लिए समन संघ ने जो आदेश दिया उसका मैं तहे दिल से पालन करता हूँ और कुछ चंद मिनटों में मैं अपनी बात रखूंगा। और जैसे कि आज का विषय भी यही हमने रखा है, वो विषय है कि हमारी जो समन संघ ही समन संघ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको पुनर्जीवित करने में सक्षम कैसे है। ये क्वेश्चन जो है सीधा आज जो आजाद सर ने सवाल पूछा है उससे रिलेट करता है आज का चर्चा का विषय। और इसका जैसे सीपी बुद्ध सिद्धार्थ सर ने जो कहा वो सही कहा है। शुरुआत ऐसी है कि जैसा महासमन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा कि इस देश का इतिहास जो है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समन एंड ब्राह्मण कल्चर। मतलब श्रमण वो संस्कृत में लिखते हैं बाबा साहब, लेकिन उसको पाली में वॉल्यूम 16 में उसको बाबा साहब ने समन ही कहा। तो समन और बमन संस्कृति के बीच का संघर्ष है, टकराव है। और जो भी झूठा होता है, उल्टा होता है, समन होता है, पेट मुंह से पैदा होता है, उसका एटीट्यूड हमेशा गलत होता है, गंदा होता है। तो वो यही देखता है कि मैं जहां जहां भी जाऊं सारा कुछ कंट्रोल है मेरे हाथ में रहे, रिमोट मेरे हाथ में रहे। इसका उसका इसलिए प्रयत्न हमेशा कायम रहता है। आज ऐसा ही हो रहा है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने एक अलग व्यवस्था चयनित की है जिसमें सारी जो सोसाइटी थी, सोशल रेवोल्यूशन हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वेलिटी ला दी, वो सामाजिक इक्वेलिटी भी है, आर्थिक इक्वेलिटी भी चाहती है संविधान, और राजनीतिक इक्वेलिटी भी चाहती है। लेकिन कल्चरल इक्वेलिटी का क्या? कल्चरल इक्वालिटी तो जब तक संविधान में लिखित जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, उसके हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा, तो कल्चरल इक्वालिटी विषय में ही रहेगी। और वैसा है भी कि यहाँ पर सोशली जो हमारा देश है वो इनइक्वालिटी से बना हुआ है पिछले 70 सालों से, और इसके बाद वो वही रहना चाहता है। आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी देना चाहते हैं, वो भी आधी सी। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो आपकी बात ही नहीं करते, जितनी मिली उसको डुबाने की कोशिश में रहते हैं। एजुकेशनल इक्वालिटी की बात है, जितने भी आरक्षण या आपको नैतिक अधिकार मिले या प्रतिनिधित्व तो मिला, उसको खत्म करने के लिए भी उनका संघर्ष है। तो कुल मिला के उनके उनका जो कल्चर है, उनके जो सारे शास्त्र है, एक जाति के लोग सारे समय सर्वश्रेष्ठ कैसे है इसका ही गुणगान करने की उसमें सारी गाथाएं, सारी कथाएं भरी हुई है। और वो चाहते कि यही सिस्टम बरकरार रहे, इसीलिए संघर्ष कायम रहेगा। पर वो संघर्ष ना रहते हुए जो सिस्टम है, सिस्टम में दबे कुचले लोग हैं, उनको खत्म करना चाहते, उनको वही सिस्टम में लाना चाहते जो 26 जनवरी 1950 से पहले का सिस्टम था। पर वक्त बदला है अभी। जो लोग समन है वो लोग अभी बहुत कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि हमारे समन पुरखों ने जो भी इतिहास में हमारे झंडे गाड़े थे उनको हमने उकेरा है। अब उनका रंग हमको दिखाई दे रहा है, उनकी एनर्जी हमारे बीच में आ गई है, आ रही है। भले ही इसमें अभी कमी है कि वो पूर्ण तरीके से हमको नहीं पता चला है, इसीलिए हमारे बीच में बिखराव है। और जैसा कि हमारे महासमन बाबा साहब ने कहा कि ये संस्कृति का संघर्ष मिटाना किस तरीके से है, तो उसका पहला ही वो उदाहरण देते हैं कि 2 मई 1954 में बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में एक व्याख्यान दिया था, स्टूडेंट लोगों के सामने और मैनेजमेंट के सामने। उसमें उन्होंने बताया कि भारत की बहुसंख्य जनता अज्ञानी है और वो अंधश्रद्धाओं में लिप्त है, अनेक कल्पनाओं में मतलब बिखरी हुई है। और अंधश्रद्धा और कल्पनाओं के बीच में वो उनके मन में यही कल्पनाएं और अंदाज आते रहते हैं, जन्म लेते हैं। फिर वो उपास तापास करते हैं, नवस करते हैं, देव देव करते रहते हैं, और उसी में से सुख पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे धर्म भोली जनता और खुली मतलब बेकार के विचार सोचने वाली जो जनता है उसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा, दो चीजें कही। एक तो कहा कि जो लोग जागरूक हो चुके हैं, जिसको महासमन बुद्ध ने वो सती बोला है, सम्मा सती में मतलब जो जागरूक लोग हैं वो। और बाबा साहब ने यहाँ खासकर स्टूडेंट लोगों को बोला, जो यूथ लोग है। उन्होंने कहा कि यूथ लोगों की केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं कि मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा पालू, अच्छी से अच्छी जॉब नौकरी ढूंढू, उसको पालू, बल्कि समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में जितनी भी शिक्षा के
जो माध्यम गलत तरीके से है उनको दुरुस्त करके लोगों को हम लोग इक्वालिटी प्रदान करें, इकट्ठा लाने की कोशिश करें और अपने ज्ञान का फायदा भी इसी चीज के लिए लगाए। ये चीज की जरूरी बहुत है। वो आगे उस संभाषण में कहते हैं कि इसके लिए जरूरी क्या है, तो कहते हैं कि जितने लोगों को समझ में आया, इंटेलेक्चुअल लोगों को, उन्होंने तब से तुरंत बिल्कुल एक जगह पे जुड़ना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि समाज पूर्ण तरीके से कभी भी जागरूक नहीं हो सकता, बट समाज को लीड करने वाले जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो अगर दुरुस्त हो जाते, इकट्ठा आ जाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं आ जाते। अब आएंगे आजाद सर के सवाल के ऊपर। आजाद सर ने कहा कि क्या भिक्खू ये आंदोलन कर रहे, उसको लिख रहे कि ये ब्राह्मणों ये देश छोड़ दो, हमारे धम का जो आपने कब्जा लिया है वो कब्जा भी खाली कर दो, तो क्या ये भिक्खू की जिम्मेदारी है कि आंदोलन लड़ चुके? तो बाबा साहब ने उसी व्याख्यान में कहा था कि असल में अगर उपासक लोग, जो आम जनता या बुद्धिजीवी लोग अगर इकट्ठा आ जाते ज्यादा संख्या में, तो भिक्खुओं को आंदोलन में उतरने की जरूरत ही नहीं है। भिक्खु एक आइडियल है, मॉडल है, वो नीतिमत्ता का पालन करने वाला, और वो धर्म को प्रोटेक्ट करेगा। पर कभी वक्त आएगा कि आपके ऊपर अगर किसी संस्कृति का, किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी विचारधारा का या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जब अटैक होता है, तो उस वक्त समाज के जागरूक लोग क्या इकट्ठा है, ये सवाल पूछना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना था। आज भी वही सवाल है कि भिक्खुओं को रास्ते पे क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि समाज में 29 लाख संगठन दिखाई देते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के। वो आंदोलन तो कर रहे हैं, पर वो आंदोलन किस तरीके से कर रहे हैं? आजकल 2-3 दिन से हमारे यहाँ भी ये चर्चा चल रही, वो पूछ रहे कि आपका समन संघ इस आंदोलन में भाग क्यों नहीं ले रहा? तो हमने कहा कि आप किस मूवमेंट से, किस संगठन से इस आंदोलन में पड़े हो? तो कहते हैं कि हमारा फला फला संगठन है, और उस संगठन के बैनर के नीचे हम सब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उनको विनंती कर रहे हैं कि आप आ जाओ हमारे संगठन के अंडर में। हम लोग जाकर बुद्धगया में जाएंगे, या फिर कोर्ट कचहरी में जाएंगे, या फिर जो कमिश्नरेट है, कमिश्नर ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस है, या स्टेट लेवल का है, वहां पर आंदोलन करेंगे। पर आंदोलन करेंगे हमारे बैनर के नीचे, ये उनकी जरूरी मांग है, और ऐसा हर संगठन चाहता है। अभी हमने लगभग 1 हफ्ते से देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे संगठन कह रहे हैं कि इस आंदोलन में आम लोगों ने भाग भी लेना चाहिए। पर कैसा आंदोलन में भाग लेना चाहिए? तो हम आगे निकल गए, हमारे नेतृत्व में आप आ जाओ, हम आंदोलन करेंगे, और फिर उसका क्रेडिट भी हम लेंगे। हम बताएंगे कि देखो हमने आंदोलन शुरू किया था, हम धुरीन है इस आंदोलन को चलाने वाले, इसीलिए हमने आंदोलन को सक्सेस करा दिया। ये मंशा हमारे अलग अलग संगठनों की है। समन संघ का कहना है कि आपको ऐसे आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग जागरूक रहते हो, इकट्ठा रहते हो, आपकी सोच एक जैसी, एक दिशा में काम करती हो, और आप संख्या में ज्यादा हो, तो ये वाले सवाल आते ही नहीं है। आज भी सोचो, हम लोग लगभग, अभी तो ये ओबीसी लोगों को छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि ओबीसी तो अभी उस गंगा में नहाने के चक्कर में पड़ा है। वो तो उनको लगता है कि भाई, और एससी के भी कुछ भाग है, एससी एसटी के, जो लोग अभी ये सिस्टम को समझ ही नहीं पाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, इक्वालिटी को, लिबर्टी को, फ्रैटर्निटी को और जस्टिस को, वो लोग अभी नहाने में ही अपना सब कुछ समझते हैं कि मुझे पुण्य मिल जाएगा, मैं वहां पर जाकर मर जाऊंगा, मर जाऊंगी तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, इसी में पड़े। पर कम से कम जो लोग अपना संगठन चलाते वो तो जागरूक रहे। आज सोच लो कि 29 लाख संगठन है, उस 29 लाख संगठन का एक अध्यक्ष और एक सेक्रेटरी, 2 ही लोग अगर सोचते हैं कि चलो 29 लाख सारे के सारे संगठन है, उसमें से उनका भी छोड़ दो, 4.5 लाख जो एक्टिव संगठन है वो भी सोचते, 4.5 और 4.5, 9 लाख अगर अध्यक्ष और सेक्रेटरी या फिर उपाध्यक्ष अगर जोड़ दोगे उसको, तो लगभग 13 लाख हो जाते हैं। 13 लाख लोग अगर ये समझ जाएंगे आज कि चलो हम इकट्ठा आकर ये बुद्धगया टेम्पल का, महाबोधि टेम्पल का, या वो एक्ट का आंदोलन अगर लड़ते हैं, तो आपको तुरंत ही सक्सेस मिल पाएगी। पर ऐसा नहीं हो रहा। दिखाई दे रहा कि हर जिले में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में, तहसील के लेवल तक अलग अलग तरीके से हमारे आंदोलन चल रहे हैं, और ये आंदोलन सक्सेस नहीं हो रहे, ऐसी हर तहसीलदार की, डीएम की रिपोर्ट गवर्नमेंट तक जा रही है। जैसे कि 18 दिसंबर का वाकया हुआ था, एक होम मिनिस्टर ने बाबा साहब के खिलाफ कुछ कह दिया था,
और उसके 3-4 दिन हफ्ते तक हमारे आंदोलन चले। लगभग बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने आंदोलन चलाए, पर अलग अलग चलाए। हमारे इलाके का ही बताता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट का 2 दिन में 8 मोर्चे निकल गए जिला कचहरी पर, 8 मोर्चे। और एक एक मोर्चाओं में, एक एक आंदोलन में लगभग 1,500, 2,000, किसी में 5,000 लोग थे। लगभग एक जिले के लेवल पर 15 से 20,000 लोगों ने आंदोलन में सहभाग लिया, पर अलग अलग लिया 2 दिन तक। तो इसका परिणाम ये हुआ, डीएम हम पहचान के, हमने डीएम को जाकर पूछा बारीक में, पीछे जाकर कि इसका क्या हुआ, इतने सारे लोगों ने आंदोलन करने के बाद भी क्या आपने रिपोर्ट भेजी है होम मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट को या सीएम को? तो उन्होंने कहा हाँ भेज दिए ना। तो कैसी रिपोर्ट भेजी? तो उन्होंने संक्षिप्त में बता दिया। हमने ये बताया कि देखो, इस आंदोलन के जो 18 दिसंबर का जो आंदोलन था बाबा साहब का अपमान करने के खिलाफ का, उसमें लोगों ने आंदोलन तो चलाया, पर लगभग 8 लोग, अलग अलग बड़े बड़े संगठनों ने 8 अलग अलग तरीके के आंदोलन चलाए। और उन्होंने दूसरे दिन न्यूज़पेपर में अपने अपने फोटो छपवाए और कहा कि हमने गवर्नमेंट को बहुत कुछ खराब खरी खोटी सुनाई, और देखते गवर्नमेंट कैसी नहीं नीचे आ जाती, कैसे नहीं सुनती। तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि इस आंदोलन की कोई दखल लेने की जरूरत नहीं है। आज जो बुद्ध गया में आंदोलन जो चल रहा है वो इसी तरीके का हो रहा है। बौद्ध भिक्खु जरूर वहां पर जुड़े हुए हैं। भिक्खुओं को ऐसा लगता है कि मैं जिस धम्म का पालन कर रहा हूँ, कुछ बहुत ही सही मायने में भिक्खु पालन करने वाले भी है, सभी ऐसा नहीं। उनमें कुछ लोग, तो ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि कुछ लोग 200-300 लोगों भिक्खुओं को श्रीलंका में जाकर वो जो वमनों का संघ है उन संघ में ट्रेनिंग दिलाई और अपनी विचारधारा के ऊपर इस आंदोलन में भेज भी दिया है। और वो उन आंदोलनों को इकट्ठा नहीं हो इसी काम में लगे हुए है। कुछ पॉलिटिकल लोग भी जो है इन्फिल्ट्रेशन, एक उसमें एक इंद्रशेष करके भी है, जो है तो हमारा, पर वो उनकी तरफ से काम करता है। तो उन लोगों ने इस आंदोलन को पूरा सक्सेस नहीं होने की जिम्मेदारी उठा ली है। और अगर ये ऐसा ही आंदोलन चलेगा तो जैसा 18 दिसंबर का हो गया, उसी तरीके से इस आंदोलन का भी होने वाला है। इसका रिजल्टेंट एक ही है, इसका परिणाम एक ही चीज से आता है, जो कि हमने 2 मई में बाबा साहब का कोटेशन दिया उसका। दूसरा, उन्होंने जो वॉल्यूम 18 है उसमें पार्ट 2 है, उसमें पेज 417, 417 और 418 में बाबा साहब ने फिर वही बात लिखी है कि कहते हैं कि आप तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, और डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके ऊपर अगर आपका पूर्णतया विश्वास है, डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, तो केवल विश्वास रहकर नहीं होने वाला। आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, इन तत्वों का नाश करने के लिए डेमोक्रेसी में कौन शत्रु है उसकी पहचान करनी जरूरी है। आप पहले अपने शत्रु की पहचान करा लो, उसके खिलाफ आप दृढ़ निश्चय कर लो कि उसके खिलाफ हम आंदोलन किस तरीके से करेंगे। वो आगे कहते हैं कि सारे सवाल आपने खुद ने डिस्कस करना है, उसको समझ लेना है, जागरूक होकर इकट्ठा होना है, और उनके सारे जो जितने भी क्लुप्तियां है, जितने भी विचार है, जितने भी स्ट्रेटेजीज है, उसको खत्म करने के लिए हमको इकट्ठा होना है। ये उसमें लिखते हैं बाबा साहब वॉल्यूम 18 में, पार्ट 2 में, पेज 417, 418 में। वो कहते हैं इसीलिए क्यों ऐसा क्यों करना है, तो कहते हैं कि आपका कल्चर इस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसीलिए लोग मोर्चाओं तक आपके साथ आएंगे, लेकिन उनकी और आपकी विचारधारा एक जैसी नहीं होने की वजह से आपका एक जैसा कल्चर नहीं बनेगा। इसीलिए आपकी कल्चर, डेमोक्रेसी की कल्चर जब तक आपकी खड़ी नहीं हो जाती, तब तक आपको इकट्ठा होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और जो दुश्मन जिसको समझते हो आप, उसकी स्ट्रेटेजीज को आपको समझना पड़ेगा। आगे जाके वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो दुश्मन किस तरीके से हमारे बीच में दुराइया या मतलब उसमें भेद कैसा करते हैं हमारे ही बीच में, उसको बहुत गहराई से हमको स्टडी करना पड़ेगा। तब जाके आप इकट्ठा होकर ऐसे आंदोलन को ठीक तरीके से लड़ सकते हो। अब ये मुद्दा, अगर बाबा साहब का ये कथन अगर इस मुद्दे को लगाते हैं, जो बुद्ध गया टेम्पल एक्ट का जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि का, तो उसमें यही नजर आता है। वहां पर बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाने वाले लोग हैं कि अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं। एक तो आंदोलन का मुखिया है, हमसे हर दिन आए दिन 2-3 दिन में चर्चा करते रहता है। वो पूछता है कि महाराष्ट्र से कितनी कुमक आई है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने संगठनों का सहभाग है, उनकी लिस्ट हमको दे दो, आने वाले लोगों की लिस्ट हमको बताओ, उनकी संख्या बताओ, ताकि मैं ये समझूंगा कि मेरे अंडर में काम करने वाले जितने भी संगठन है उनकी संख्या इतनी है। पर वो ये नहीं कहता
कि सारे जितने भी संगठन है उनको मैं इकट्ठा लाकर एक एक साथ ही संघर्ष करने के लिए तैयार करूंगा, और इसमें हम कोई भी क्रेडिट नहीं लेंगे। अगर क्रेडिट नहीं लेंगे तो ही उसका परिणाम हो जाने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी खुफिया एजेंसी इसमें काम कर रही है, वो हर दिन रिपोर्ट देती है गवर्नमेंट को। अभी एक दूसरा पड़ाव इसमें आ गया, लगभग 10 दिन हो गए आंदोलन चल रहा है, और उसमें एक नया मोड़ अभी आ गया जिसका हो सकता है परिणाम कुछ पॉजिटिव निकल आए। बुद्धिस्ट कंट्री में से 6 बुद्धिस्ट कंट्रियों ने अपना इसमें सहभाग शामिल किया है। उसमें थाईलैंड है, म्यांमार यानी बर्मा है, एक ताइवान है, एक लाओस है, और एक कंबोडिया है, और श्रीलंका है। ऐसे 5-6 देशों ने अपने एम्बेसी से ऐसे मैसेजेस भेजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये जो हमारा मुद्दा है, हमारा धर्म का या धर्म का मुद्दा इंडिविजुअल है। इस धर्म के मुद्दे में जो भी कानून आपने बनाया है, वो कानून 26 जनवरी 1950 से पहले बनाया हुआ कानून है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 ये कहता है, सीधा सीधा कहता है आर्टिकल 13 कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी कानून इस देश में बने हैं वो आर्टिकल 13 के मुताबिक बिल्कुल निरस्त हो जाते हैं। तो अगर ये सारे कानून निरस्त हो जाते हैं तो ये बुद्ध गया टेम्पल एक्ट जो बना है 1949 में, ये अस्तित्व में कैसा है, इसका कंट्रोल कोई राज्य कैसा डिसाइड करेगा। और वैसे भी धर्म की जो बात है वो नेशनल लेवल की बात है, स्टेट लेवल का इश्यू नहीं है। फिर भी ये बिहार गवर्नमेंट और ये कानून अभी तक जिंदा है, ये अपने आप में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात फॉरेन के एम्बेसीज ने गवर्नमेंट को लिखी है, आज या कल ही लिखी है। तो इसका कुछ परिणाम निकल आएगा अगर ये कंट्रीज सारी की सारी एम्बेसीज इनको इनकी गवर्नमेंट को अगर इन्फॉर्म करती है, या फिर यूनाइटेड नेशन में सीधी चली जाती है, तो इसको यूनिवर्सल स्वरूप आ जाएगा। वरना अगर हम लोग ऐसे ही अलग अलग संगठनों के माध्यम से अगर संघर्ष करते जाएंगे, चाहे भिक्षुओं का आंदोलन हो, चाहे हमारे संगठनों का आंदोलन हो, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। ये बात आपने ध्यान से याद रखना। ये ऐसा ही है कि आप लाखों की संख्या में हो लेकिन आप बटे हुए हो। जब तक आप बटे हुए बने रहोगे, आपके किसी भी आंदोलन को, किसी भी एक्शन को कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए बुद्ध गया टेम्पल का, महाबोधि का जो आंदोलन है, ये अगर ठीक तरीके से चलाना चाहते हो तो समन संघ की जो भूमिका है, उस भूमिका को सारे संगठनों ने गहराई से सोचना है कि भाई आपको अगर कोई भी संगठन या कोई भी मूवमेंट चलानी हो तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें मेरे सम विचार के लोग कितने हैं। मैं जिस तरीके से आंदोलन चलाना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे 1-2 पॉइंट गलत भी हो सकते हैं, पर मैं इकट्ठा बैठकर सारे संगठन इकट्ठा कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर अगर हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, और उसी आंदोलन पे अगर हम बहुत ज्यादा संख्या में, करोड़ों की संख्या में टिके रहेंगे, तो आपको परिणाम मिलने वाला है। अन्यथा ये ऐसा ही होगा कि आप टुकड़े टुकड़े में बटे हुए, वो तो उन्होंने तो आपको कह भी दिया है कि टुकड़े टुकड़े ज्ञान हुआ, तो इसी तरीके से चलता रहेगा तो ये आंदोलन सक्सेस नहीं होने वाला। रही बात दूसरी, अगर बड़ी बड़ी कंट्रियां जो है, जो खासकर बुद्धिस्ट नेशन है, जैसे चाइना है, जापान है, या फिर जो बड़े नेशन ये मलेशिया है, इंडोनेशिया है, या फिर थाईलैंड तो अभी उतरा ही है, ऐसे देश अगर यूनाइटेड नेशन में अगर ये इशू ले जाते हैं, जैसे कि कश्मीर का इशू 1949 में यूनाइटेड नेशन में गया था, वो तो हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की गलती हुई कि उन्होंने कहा कि हमारा इंडिविजुअल आपसी मामला है, इसीलिए हम आपस में सुलझा लेंगे, वो सुलझाया नहीं। अभी तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा वैसा का वैसा ही पड़ा है। उसके ऊपर भी बाबा साहब ने आर्टिकल 370 में सोल्यूशन दिया था, वो भी सोल्यूशन उन्होंने नहीं माना। तो ये बहुत सारे सवाल आते रहेंगे। भिक्षुओं ने अकेले आंदोलन में भाग लेने से सक्सेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि भिक्षु की लिमिटेशंस है। दूसरी बात है कि हम लोग जो अलग अलग तरीके से आंदोलन में भाग लेते जाएंगे, हमारी भी लिमिटेशन होगी। पर अगर हम लोग, हमारे ईगोज जो है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, अहंकार, किसके नेतृत्व में करना है, कौन मुखिया रहेगा, किसकी क्या डिमांड है, तो उसी के ऊपर तवज्जो दिया जाएगा। अगर दूसरा मुद्दा उठाता है तो उसको हम नीचे डाउन करेंगे। इतने ये अगर इश्यू हम ले आएंगे तो हमारा कभी भी एक मत नहीं होगा, ना ही आंदोलन हम ठीक तरीके से चला पाएंगे। इसके लिए समन संघ ने जो इलाज दिया है वो यही है कि आपके सारे भेद खत्म कर दो। आप, समन संघ कहता है कि जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जितने जितने जुड़ेंगे उतने उतने जीतेंगे।
और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। आज अगर संख्या में लगभग आज रजिस्टर 1.52 करोड़, मतलब 1,52,000 लोग अभी आज की संख्या में ऑफिशियली बुद्धिस्ट लोग हैं। उसमें से महाराष्ट्र के लगभग 82 लाख लोगों ने अपनी जनगणना में महार लिखा, इसलिए उनको बुद्धिस्ट करके काउंट नहीं किया जा रहा, वरना ये संख्या लगभग 2 करोड़ के करीब है। ये 2 करोड़ में से हमको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। अगर 10 लाख लोग भी अगर डिसाइड करते हैं कि चलो हम एक ही दिन एक ही समय पर हर तहसील में, हर जिला कलेक्ट्रेट में अगर हम एक जैसा निवेदन देंगे, एक ही जैसा आंदोलन करेंगे, एक ही डिमांड रखेंगे और एक ही समय रखेंगे और कोई क्रेडिट नहीं लेगा, हम सारे के सारे इकट्ठा है, तो इसमें से यश मिलता है। क्योंकि ऐसे उदाहरण इतिहास में है। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं, 2018 में जब एट्रोसिटी एक्ट, एंटी एट्रोसिटी एक्ट जो था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार नहीं होते हुए भी तहस नहस कर दिया था, रद्द कर दिया गया था, उस वक्त 15 लाख लोगों ने एक ही दिन पर एक ही समय में रास्ते पर उतर कर अपना आंदोलन चलाया था। आपके सामने ये पूरा प्रूफ है कि बाद में 4 महीने के बाद वो एक्ट को फिर से वैसा के वैसा रीइस्टेब्लिश कर दिया है। दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। लगभग 2-3 साल पहले किसान लोगों ने दिल्ली के चारों दरवाजे पर, चारों रोड पर, चारों एंट्रीज पर लगभग 1-1.25 साल तक आंदोलन चलाया। उसमें से लगभग 32 ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि किसानों के थे। किसानों ने कभी वहां पर ऐसा नहीं बताया कि ये पंजाब वाले लोगों ने चलाया हुआ आंदोलन है, या हरियाणा में है, या पश्चिम यूपी का आंदोलन है, या हिमाचल का है, या राजस्थान का है। और यहां तक कि महाराष्ट्र और साउथ से भी लोग आए और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे भारतवर्ष के किसानों का आंदोलन है, क्योंकि सारे भारतवर्ष के किसान 3 कानून जो बनाए थे, काले कानून, उससे अफेक्टेड हो रहे थे। किसानों ने ये कभी नहीं कहा कि इसका क्रेडिट महाराष्ट्र वालों ने, पंजाब वालों ने, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, यूपी वालों ने लेना चाहिए। ये बात याद रखने लायक है। जब जब भी हम जुड़ते हैं, संख्या में चाहे कम कम क्यों ना हो, लेकिन ताकत अगर हमारी सॉलिडेरिटी की, एकता की दिखाई दी, तो बड़ा से बड़ा शेर भी घबरा जाता है। ये तो सरकार 3% वालों की है, क्योंकि वो जानते हैं, वो हमेशा आपके पानी में कंकाट डालकर देखते हैं कि लहर कितनी उठती है। उनको पता चल रहा है कि जितने लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा नदी में अपना पाप धोने के लिए आ रहे हैं, उससे कम संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं कि महाबोधि मुक्ति का आंदोलन चलाने के लिए। तो ये लोग यही इसी काम में लगे रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंधश्रद्धा में, कुरीतियों में, कर्मकांड में बनाए रखना है, ताकि ऐसी अच्छी डिमांड्स आएंगी। क्योंकि उनको डर है, समनों का कल्चर अगर उभर कर आएगा तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, और होने भी वाली है वैसी। क्योंकि समन संघ बड़ी ताकत से काम कर रहा है, और समन संघ 100% बिलीव करता है कि हमारा कारवां रुकने वाला नहीं है। चाहे कितने भी आंदोलन हो जाने दो, कितनी भी बाधाएं आने दो, कुछ भी हो जाने दो, हमने डिसाइड किया है कि हमने सही रास्ता पकड़ लिया है। हम अभी सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर लगे हुए लोग हैं। कुछ बहुत कम समय में समन संघ ने जो डिसाइड किया है कि हमने अपने कल्चर को पहचान लिया है, हमने लोगों की साइकोलॉजी को भी पहचान लिया है, उसकी नब्ज को हमने पकड़ लिया है। और ये नब्ज पकड़ने के बाद बीमारी का अगर जब निदान हो जाता है तो दवाई ठीक तरीके से दी जाती है। और दवाई की जब जो खपत है, जो दवाई का जो ये है, मतलब मात्रा है, अगर ठीक तरीके से दी जाती है तो बीमारी जरूर दुरुस्त होने वाली है। तो बीमारी दुरुस्त करने की, बीमारी का निदान भी हो चुका है, बीमारी को ठीक करने का तरीका भी पहचान लिया गया है, दवाई किस तरीके से कितनी ली जाए ये भी पता चल गया है। इसलिए समन संघ कहता है कि वो दवाई अगर आप अभी ले लेते हो इकट्ठा आने की, तो आज तुम्हारी बीमारी खत्म होगी, वरना तुम ऐसे अलग अलग तरीके से कितने भी आंदोलन चलाओगे तो आपको यश नहीं मिलने वाला। और ये दूसरा एक डर उनके मन में बना हुआ है, जो वमनों का संघ है, उनको पता है कि ये समनों का कल्चर अभी उभर कर आया है, क्योंकि इसका बीज जो है जमीन के अंदर अभी गाड़ दिया गया है, और ये आगे जाके इसका फूल आएंगे, फल आएंगे, और ये इतना उभर कर आएगा तो हमको यहाँ से खदेड़ कर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
इसीलिए उससे पहले वो कोशिश कर रहा है कि जितने जल्दी हो सके इनमें डिवाइड कर दो, इनको खत्म कर दो, इनकी सिस्टम खत्म कर दो। यहाँ का जो लोकतंत्र चलाने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, इसको भी निरस्त कर दो। इसके लिए आपके पीछे वो पड़े हैं। पर आप हो कैसे कि आप उनके पीछे जाके डिमांड कर रहे हो कि हमको आंदोलन, मतलब बोध गया का मुक्ति का आंदोलन, हमारा मंदिर खुला कर दो, ये टेम्पल का एक्ट रद्द कर दो, या हमको ये दे दो वो दे दो। ये हम मांगने वाले बने हैं। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, संख्या में तो हम बहुत है, सोच एक जैसी होने के बाद इकट्ठा होने वालों की संख्या अगर ज्यादा है तो उनको डिमांड करने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ आदेश देते हैं कि हम संख्या में 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग सत्ता से नहीं हटते हो, या आप अगर अपनी कुर्सी खाली नहीं करते हो, तो उसको खाली करने का तरीका हमने जाना है, हमारे पास है। तो घबरा कर वो बोलेगा कि आपका ही है, आपका ले लो। पर ये समझ आने के लिए हमको बहुत देर लग रही है। ये देर के लिए भी कोई और अमन जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार हम खुद है। जितने जल्दी हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेंगे, जिम्मेदारियों को जानेंगे, और जितने बुराइयां हमारे बीच की है जो इकट्ठा आने के रास्ते में रोड़े है, वो जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं, तब तक ऐसा कोई भी यश, सक्सेस हमको नहीं मिलने वाला। इसीलिए जो हमारे महासंत बाबा साहब ने, ज्योतिराव फूले ने, पेरियार जी ने, बिरसा मुंडा ने, सारे जितने भी हैं हमारे, उन्होंने एक ही बात कही। उनकी विचारधारा देख लो, सारे लोगों की विचारधारा एक जैसी है, बस वक्त अलग अलग था और तरीका अलग अलग था, पर रास्ता उन्होंने एक ही चुना था। उस रास्ते पर चलना हमसे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो लोग नहीं है। हम अपने आप को, खुद को पहचान ले, अपने अंदर झांक कर देख ले। यही पस्सी को उपनाई को पचतंग वेदी तो वो आओ, देखो, खुद को पहचानो और जानो। आप जब जान जाओगे कि सवाल का जवाब दूसरे के पास नहीं, खुद मेरे पास है, बस सवालों के ऊपर चलने की, उसका आंसर ढूंढने की और उसके ऊपर कृति करने की जरूरत है। जितने जल्दी हम कृतियां करेंगे, उतने जल्दी यश जो है, सक्सेस है, आपका इंतजार कर रहा है। यही मैं बात इस वक्त कहूंगा। अगर मेरी बात से कुछ गलत हुआ हो तो मुझे संग माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तममं। मैं चाहता हूं कि ये चर्चा निरंतर जारी रहे। इस चर्चा से हम लोग बहुत कुछ पा जाएंगे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।